तरीके बदल रहे हैं। पहले जो है हाथ से होता था, मशीन से हो गया, मशीन को भी चलाने के लिए आदमी नहीं चाहिए, वहाँ पे भी जो है रोबोट आ जा रहे हैं। तो इस बदलते समय में आप कहाँ देखते हैं, हम बिहार के युवा को आप कहाँ देखते हैं, उनकी क्या समस्याएं देखते हैं, आप इस पे अगर कुछ बात करें। Y20 के भिन्न भिन्न पदों पे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे प्रत्येक अधिकारीगण एवं यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्रणाम। जितना आज के इस विषय के बारे में मैं पर्सनली समझ पाया हूँ या आप लोग भी समझ पा रहे होंगे, वो पूरा का पूरा विषय हमारे G20 और Y20 के लोगों पर कमर के ऊपर जो पृथ्वी है, या यूं कहें जो अर्थ है, इंग्लिश का भी अर्थ और हिंदी का भी अर्थ, सारे के सारे चर्चा का विषय वही है। और बिहार युवाओं के नजरिए से कार्य के स्वरूप में और भविष्य और वर्तमान में जहां फंसा हुआ है, वहां पे बिहार की भी सबसे बड़ी समस्या वो अर्थ ही है। मैं इस अर्थ से इकोनॉमी से रिलेट करना चाह रहा हूँ। और सबसे पहले तो आपका सवाल होगा कि भाई आप इस पे बोलने के लिए एलिजिबल भी है कि नहीं है, किस स्थिति में आप बोल रहे हैं। तो जैसा कि सर ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, मैं एक छोटा इंट्रोडक्शन और दे देता हूँ। मैं खुद भी एक एंटरप्रेन्योर हूँ और जब मैं 16 साल का था तो उस समय कोविड पैंडेमिक से पूरा इंडिया जूझ रहा था। उस समय मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि मेरे मम्मी और पापा प्राइवेट स्कूल के टीचर्स थे, और टीचर्स थे तो सारे के सारे टीचर्स की सैलरीज बंद हो गई। केवल टीचर्स नहीं, मैं प्राइवेट सेक्टर के हर व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि चाहे जीवन में जो भी करना है, जॉब नहीं करना है, मतलब हमें एम्प्लॉयमेंट सीकर नहीं बनना है लाइफ टाइम, हमें एम्प्लॉयमेंट गिवर बनना है। और आज की तारीख में मेरा पर्सनल एक स्कूल भी है जो 25 लोगों को अभी रोजगार दे रहा है। जो मैं विषय बताना चाहता हूँ E5 से रिलेटेड है। E5 यानी 5 ऐसे वर्ड्स जो ई से शुरू होते हैं और इनका रिलेशन एक दूसरे से डायरेक्टली है। पहला वर्ड है एजुकेशन, और एजुकेशन से डायरेक्टली रिलेटेड है इकोनॉमी, लेकिन बीच में दो और स्टेशन आते हैं, और वो स्टेशंस हैं, एक जो आज से कुछ सालों पहले तक हुआ करता था एम्प्लॉयमेंट, और जो आज की परिस्थितियों में और भविष्य के कार्य के स्वरूप में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है एंटरप्रेन्योरशिप। क्योंकि ये दो ऐसे रास्ते हैं जो हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बाद एम्पावरमेंट के रास्ते पे ले जा सकते हैं। फिलहाल बिहार की स्थितियां ऐसी हैं कि हमारे यहाँ के बच्चे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या वो ये है कि हम इनोवेशन की पढ़ाई करने के बावजूद भी केवल और केवल जॉब्स को पाने के चक्कर में रह जाते हैं, जॉब देने के चक्कर में नहीं पढ़ते हैं। और इसका बेसिक रीजन केवल बच्चे नहीं है, जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि वो भी किस तरीके से इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और इसको कोई अन्यथा ना ले, लेकिन मैं जिस कॉलेज से आता हूँ वहां पे हमें इंटर्नशिप करना था 3rd सेमेस्टर में, और जब 3rd सेमेस्टर में हमें इंटर्नशिप करना था, तो मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, हमें बताया गया कि आप जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं आप उस फील्ड में इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो जब मैंने अपने HOD से पूछा कि सर मैं तो टीचिंग में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं टीचिंग में इंटर्नशिप करूँ, तो वो कहते हैं कि हाँ हाँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जब NOC लेने के लिए हम अपने डीन के पास जाते हैं तो बोलती है कि नहीं, एक बच्चे के लिए हम रूल चेंज नहीं कर सकते, आपको कंप्यूटर साइंस के ही फील्ड में और कंप्यूटर इंजीनियर के रूप में इंटर्नशिप करना पड़ेगा। अब अन्यथा फिर कोई ना ले, लेकिन उस स्थिति में मेरे पास अपना स्कूल भी था और मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी, लेकिन मेरे जैसे कई ऐसे बच्चे हैं जो वैसी स्थिति में जानने के बाद मेंटली डिमोरलाइज हो सकते हैं। मूल बात यह है कि समस्या वैचारिक स्थिति में है और समाधान भी विचारों के स्तर पर समाज में करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सही कह रहे हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं जो है नौकरी पाना चाह रहे हैं और नौकरी देने के रूप में हम शायद नहीं जाना चाहते, और ये शायद हमारे कल्चर में, हमारे सिस्टम में जो है ये कहीं ना कहीं ये बना हुआ है। हम उतना रिस्क भी नहीं लेना चाहते कि वहाँ पे 28 तारीख 30 तारीख को जो है एक SMS आ जाता है तो हम लोग उससे खुश रहते हैं, हम उस तरफ जाना नहीं चाहते। मैं समाधान की ओर बढ़ते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति के साथ अपनी बात प्रारंभ करूंगा कि आपदाओं के इस हिंद महासागर में अवसरों का हिमालय खड़ा है, और
बस जरूरत है तो उस आत्मगौरव के भाव को समझने की, जो आत्मनिर्भरता के गंतव्य तक हमें लेकर के जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पे वो कौन सा आत्मगौरव का भाव होगा जो हमें वहां तक लेकर के जाएगा। जब समाधान की ओर बात करते हैं तो ये जानना जरूरी हो जाता है। जैसा कि हमने अभी डिस्कशन के शुरुआती भाग में सुना कि इंडस्ट्री 1.0, 2.0, 3.0 और अब हम 4.0 की ओर आ चुके हैं। और प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा फेमस नारा दिया था, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। अर्थात डेवलपमेंट का फॉर्मूला उन्होंने रिसर्च के रूप में स्थापित किया था, यानी रिसर्च से डेवलपमेंट के रास्ते हमें जाना है। यहाँ दो तीन बातें मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। जैसा कि भाई ने बताया कि जो सबसे बड़ी समस्या आती है एक एंटरप्रेन्योर के रूप में कि हमें लोन तो यहाँ भी मिलता है, जापान में भी मिलता है, लेकिन यहाँ पे लोन चुकाने की स्थिति में बच्चा रहेगा नहीं क्योंकि वो एंटरप्रेन्योर है। मेरा इससे थोड़ा अलग मानना है। मेरा मानना ये है कि जब हम एजुकेशन सिस्टम में, मैं इंजीनियरिंग की बात करता हूँ, जब हम इंटर्नशिप की स्थिति की बात करते हैं तो हम एक सॉल्यूशन के रूप में वहां पे ये स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट के रूप में बहुत सारी जिम्मेदारियां बच्चों के ऊपर होती नहीं है, तो हम जो इंटर्नशिप कर रहे हैं उसका स्वरूप बदल करके क्यों ना वहां पे इंटरप्रेन्योरशिप कराने की एक व्यवस्था शुरू कर दें, क्योंकि 2 से 3 ऐसे सेमेस्टर्स होते हैं जिसमें हमें इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है। मेरे ख्याल से 2 से 3 अगर ना भी करें, एक में भी अगर हम इंटरप्रेन्योरशिप करें, तो मुझे लगता है अगर 60 बच्चे क्लास में होते हैं और एक भी सक्सेसफुल हुआ तो इस देश में जितने भी कॉलेजेस हैं अगर उनमें से एक एंटरप्रेन्योर निकलेगा तो वो अपने पूरे क्लास को रोजगार देने में सफल हो जाएगा। तो बेरोजगारी की समस्या वहां समाप्त हो जाएगी। दूसरी बात जो बहुत ही पॉजिटिव है, जो हमें समझने की जरूरत है, जैसा कि विजय प्रकाश सर ने बताया था उस समय कि एक कालखंड था जब हमारी भारत की जीडीपी लगभग 40% विश्व की थी। वर्तमान में अगर मैं कोट करूं तो आज के गूगल पे जो डेटा अभी अवेलेबल है उसके हिसाब से पूरे वर्ल्ड की जीडीपी वर्तमान में 112.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स है। अगर उसी स्थिति में आज हम रहे जिस स्थिति में किसी कालखंड में थे, तो वर्तमान में भारत की जीडीपी 45.04 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स होनी चाहिए थी, जो वर्तमान में 3.21 यूएस डॉलर्स है। अब आप कहेंगे कि ये तो मतलब उसका लगभग 1/15 है आज की स्थिति में, यानी लगभग 14 पायदान ऐसे हैं जिन्हें चढ़ने का हमें अवसर मिला हुआ है, और ये हमें शायद गर्व करना चाहिए कि हमारे पास इतना अवसर उपलब्ध है। तीसरी बात, एक बहुत फेमस शो आता था, अगर यहाँ पे मौजूद आप लोगों को याद हो, डिस्कवरी पे, द स्टोरी ऑफ इंडिया। उसके जो कमेंटेटर होते थे उनका नाम था माइकल वुड। उन्होंने एक बार एक बात कही थी कि बाय द मिड ऑफ द 21st सेंचुरी इफ इंडिया गोज इन अ प्रॉपर डायरेक्शन, वहां बैठी हुई इकोनॉमी वी कैन नॉट ओनली ओवरटेक चाइना बट कैन बिकम इक्विवेलेंट टू यूएस। So by the mid of this century, India can become the biggest population wise and the richest nation on the earth. ये चल के डेवलपमेंट के रास्ते पे चल सकते हैं। एक और पॉइंट में छोटा सा ऐड करना चाहूंगा, अगर आप कभी समंदर में जाएं और समंदर पर नाव में अगर आप सवारी करें, तो जब आप चलते जाएंगे तो आपको समंदर का सतह नजर आता चला जाएगा, लेकिन जब तक आप उस सतह को देखते रहेंगे आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। लेकिन अगर उस सतह के नीचे आप चलते जाते हैं तो सबसे पहले आपको रत्न मिलेंगे, और नीचे जाइएगा तो पेट्रोलियम मिलेगा, और शायद उससे नीचे चले गए तो और भी कुछ ऐसा मिल सकता है जो दुनिया में आज तक डिस्कवर नहीं किया गया है। यानी जहां आपदाएं हैं वहीं अवसर उपलब्ध है। कि देख रही है दुनिया तुम में उजियारे विश्वास को, एक दिन दिव्य बनाकर तोहफा दो इतिहास को, नई रोशनी की तहरीरें लिख डालो आकाश में, उठो बांध लो सारा सूरज अपने पांव पर। जो इंटर्नशिप 100 मार्क्स का होता है कि आपको करना मैंडेटरी होता है, तो वहां पे आप एंटरप्रेन्योरशिप करा सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज जो सबसे बड़ा सवाल था वो ये था कि फंडिंग की समस्या हो जाती है। तो चूंकि एजुकेशन लोन होता है, बहुत बच्चों को बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है एजुकेशन लोन, हम एजुकेशन लोन के साथ एंटरप्रेन्योरशिप लोन में एजुकेशन लोन की गारंटी जैसे सरकार लेती है वैसे ही सरकार उस लेवल पे भी उसकी जिम्मेदारी ले सकती है, और कोई बहुत बड़ी बात ये होगी नहीं। दूसरा जो मैंने पॉइंट कहा वो सजेशन के रूप में ये था कि तीसरा वो भी ठीक है, कि जो रिसर्च लेवल है हमें ये समझना होगा, जैसा सर ने बताया था कि ये वो समय है जब टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है, यानी हमें टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन के साथ साथ टेक्नोलॉजी के अपडेशन में भी ध्यान रखना है। तो अपडेशन का सीधा अर्थ अगर आप साइंस के लैंग्वेज में समझे तो वो रिसर्च है,
यानी हम रिसर्च स्पेसिफिक या रिसर्च ओरिएंटेड कामों में ज्यादा इन्वॉल्व रहे, यही मैं कहना चाहता था। यही बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर मैं देखूं, राफे ने भी उधर से मुझे कह दिया कि टाइम हो रहा है, लेकिन अगर देखूं तो 3-4 जो है बहुत अहम सुझाव आए हैं। एक सुझाव तो ये है कि मेरे ख्याल से जो हम युवाओं के लिए, बिहार के युवाओं की तरफ से जो आया है, और मैं उसको ये भी मानता भी हूँ कि इंफॉर्मेशन जो है सबके पास होना चाहिए, और कहीं ना कहीं हम वो इंफॉर्मेशन युवा और युवा के माता पिता तक भी जो है पहुंचाए, और वो शायद डेवलपमेंट पार्टनर के साथ साथ जो है सरकार दोनों की ही जो है एक जिम्मेदारी बनती है। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट निकल के आया। दूसरा जो पॉइंट है, जो आकाश, आदित्य, कृष्णा सभी ने उसके ऊपर ही, कि हमें जो है एजुकेशन में जो है हमें कहीं ना कहीं बदलाव की जरूरत है। और जो जिस तरह से अभी चल रहा है, अगर हम इंडस्ट्री 4.0 की तरफ बात करते हैं, तो हमें उसके हिसाब से जो है हमारी जो है शिक्षा प्रणाली को जो है हमें कहीं ना कहीं उसके ऊपर देखने का जरूरत है। स्किल्स जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसके ऊपर हमको भी देखने की जरूरत है कि जो बदलाव हो रहा है उसके हिसाब से अगर हम लेकर जाए कि नहीं। और तीसरा, अगर जो महत्वपूर्ण ये है कि अगर हम रोजगार से जो है, रोजगार को लेकर अगर सिर्फ हम नौकरी को लेकर बात कर रहे हैं, तो नौकरी देने की भी परिस्थिति में अगर हम क्रिएट करें, तो उसके लिए भी जो है एक वातावरण बनाने की जरूरत है। और उस वातावरण में अनुसंधान भी एक है, और कहीं ना कहीं पूंजी को भी हमको देखने का जरूरत है, और उसमें नए नए तरीके जो है हम कैसे उसको ले सकते हैं, कैसे उसमें कम इंटरेस्ट में उसको पहुंचा सकते हैं। जो बहुत सारे ये है कि इस पे ऐसा नहीं है कि सरकार बहुत सारी काम नहीं कर रही है। एक ये भी है कि ये जो काम हो रहा है वो